वेलकम टू श्री एसएससी जीएस। आज मैं आपको करवाऊंगा जितने भी अपने जो लास्ट एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन अपने आए थे ना, वो सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैं पी बाई क्यू उसकी सीरीज करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग को फिजिक्स के चैप्टर में कोई डाउट ना हो, उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। इसी तरीके से मैं हर सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे सबका करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स बोलते किसको है? तो बेसिक बता देता हूँ। किसी भी सरफेस से, ठीक है, परपेंडिकुलर जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस पास होती है उसकी संख्या को, उसके नंबर्स को, लेकिन वो परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए यानी कि 90 डिग्री पे। ठीक है, उ- उतने लाइन यानी उस संख्या मतलब टोटल जितने नंबर, मान लो यहाँ से 10 लाइंस जो है परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे। अगर कोई एंगल टेढ़ा मेरा पास हो रहा है उसकी नहीं, जो 90 डिग्री पे पास हो रहा है, वो टोटल कितने लाइंस पास हो रहे हैं उसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एक सरफेस से। ठीक है, अब इसका क्या पूछा, एसआई इकाई क्या होता है? तो एसआई इकाई होता है वेबर। समझ में आ गया चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? एक इक्वल सरफेस से जो मैग्नेटिक लाइंस 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं उसके नंबर्स यानी कि उसकी संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। और उसकी एसआई इकाई क्या है? उसकी एसआई इकाई है वेबर। ठीक है, रॉकेट इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो रॉकेट इंजन का एक और नाम है, रॉकेट इंजन को बोलते हैं और क्या है? क्रायोजेनिक इंजन। रॉकेट इंजन को हम क्रायोजेनिक इंजन भी बोलते हैं। अब इसमें जो हमारा फ्यूल यानी कि जो ईंधन यूज होता है वो कौन सा ईंधन यूज? तो इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब लिक्विड ऑक्सीजन और जो लिक्विड हाइड्रोजन, इसको एकदम लो टेम्परेचर पर, माइनस माइनस में एकदम लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। लिक्विड हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। ये क्या करता है? रॉकेट को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देता है। और जो ये ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीडाइज़र का काम करता है। ऑक्सीडाइज़र का काम करता है, जो मतलब हाइड्रोजन को जलने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, ताकि वो अच्छे से तुरंत जल सके। ठीक है, इसलिए लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रॉकेट इंजन को और क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। और इसके जो ईंधन होते हैं इसको कौन से एकदम लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। ठीक है, वाहन में रियर व्यू मिरर के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, रियर व्यू मिरर के लिए, जब आपने अभी गाड़ी चलाते होंगे तो बाइक या फिर कार में, उसमें रियर पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा होता है उसमें कौन सा मिरर उपयोग किया जाता है? तो एक एक चीज़ बता, तीन दर्पण होते हैं। एक समतल होता है, प्लेन मिरर। एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। समतल दर्पण वो जिसमें हम आईने में देखते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अब अवतल दर्पण से आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये चीज़ें क्या करता है, किसी भी चीज़ पे फोकस करना है, फोकस करने के लिए अवतल, मान लो फोकस, और किसी भी चीज़ को फैलाना है तो उत्तल। ठीक है, अब किसी भी, ये जो इमेज बनाता है ना, ये बड़ा यानी कि बड़ी दिखाती है, छोटी चीज़ को ये बड़ा दिखाएगा। ठीक है, और बड़ी चीज़ को छोटी दिखाता है, ये छोटा इमेज बनाता है। अब सोचो आप, जब आप गाड़ी में बैठते हो तो मिरर में देखते हो तो पीछे की बड़ी चीज़ आपको छोटी उसमें दिखाई देती है ना, तो उसमें कौन सा दर्पण यूज़ होता होगा? समझ में आ गया? उत्तल। उत्तल यानी कि कन्वेक्स, इंग्लिश उसका। ठीक है, आंसर डी। समझ में आ गया? तीन दर्पण होते, समतल, अवतल, उत्तल। समतल तो आप जो फेस मिरर देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अवतल और उत्तल में याद रखना, अवतल का मतलब है किसी भी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, यानी ये अवतल होता है। तो जब आप लाइट इस पे डालोगे ना तो ऐसे ऐसे, तो ये चीज़ें यहाँ पे एक जगह फोकस करता है। और उत्तल में क्या होता है, ये चीज़ों को फैला देता है, यानी कि अब जब लाइट डालोगे तो फैल जाएगी। समझ में आ गया? अवतल, उत्तल, समतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ठीक है, तो अगर देखा जाए सेंटीग्रेड सी में, तो 4 डिग्री सी पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, लेकिन इसे केल्विन में बोला है। तो केल्विन में जब भी हम सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना होता है तो 273 प्लस कर दे, 273 प्लस 4 अगर कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा? 277 के, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी। ठीक है, फ़ारेनहाइट में याद रख लेना, फ़ारेनहाइट में होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने फ़ारेनहाइट पे जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, और इसमें सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन है, वो भी लिख लेना, कभी कभी आ जाता है। C/5
इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 3 इज इक्वल टू के माइनस 273 बाई 5। तो ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना। कभी कभी आपको सेंटीग्रेड दिया होगा और फ़ारेनहाइट पूछेगा, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। जल का घनत्व, अधिकतम घनत्व किस टेम्परेचर पे होता है? तो 4 डिग्री सी पे होता है। केल्विन में पूछे तो 277 के, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। एमसीबी, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? अब एमसीबी का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये होता है बी। आपके घर में अगर आप लोगों ने लगवा रखा होगा तो देखते होगे, कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो एमसीबी लगा होता है, क्या होता है, तुरंत डाउन हो जाता है, वो गिर जाएगा, जिससे क्या होगी, घर की उस सर्किट की पूरी लाइट चली जाएगी। उसी को बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो सर्किट को वहाँ से ब्रेक कर देता है, जैसे ही कहीं आग लग गई या फिर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसी को बोलते हैं एमसीबी। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? यानी कि प्रिज्म से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लो विबग्योर करके, VIBGYOR। अब ये किस वे में लिखा हुआ है? ये ऊपर से आप नीचे आओगे ना, ऊपर से नीचे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी उधर लिख दूंगा, इधर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होगा। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होगा। अब रेड का जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा वो सबसे उतना ही कम विचलित करेगा। ठीक है, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो उसका विचलित सबसे कम कौन करेगा? रेड ही करेगा, यानी कि रेड, लाल। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या पूछा है? दिल की छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? देखिए ध्यान से, तकनीक पूछा है, यानी कि जो प्रोसीजर है उसके बारे में पूछा है। जो हमारे हॉट होते हैं उसकी छवियों को बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक, जब भी तकनीक पूछा जाए तो तकनीक को बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। क्या बोलते हैं? इकोकार्डियोग्राफी। लेकिन जो चीज़, जो छवि बन रही है, जो बनने के बाद होती है, तकनीक मतलब कंप्लीट हो गया, वो छवि बन गई, उसको क्या बोलते हैं? इकोकार्डियोग्राम। तो ये चीज़ें याद रखना। अगर यही बोलिए जो छवि बन रही है वो क्या है? दिल की छवि को अल्ट्रासाउंड तरंगों से परावर्तन का उपयोग करके जो बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। लेकिन अगर उसकी तकनीक पूछा जाए, जो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से बनती है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इकोकार्डियोग्राफी। समझ में आ गया? उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? यानी कि हमेशा ऐसे लग रहा है कि ध्वनि कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, यानी कि प्रतिध्वनि। ये क्या होता है? जैसे कि आप चिल्लाओगे ना, जैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक रिवर्बरेशन होता है, एक इक्को या गूंज बोल सकते हैं। इक्को क्या होता है? मान लो ये दीवार है, जब आप यहाँ से कुछ बोल रहे हो ना, तो ये यहाँ से टकरा के आपके पास आएगी। जैसे आपने चिल्लाया राज, तो आपको इधर भी सुनाई देगा राज, बस इतना ही। लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे आपने चिल्लाया ना राज, तो ऐसे सुनाई देगा राज ज ज ऐसे करके, जो बार-बार सुनाई देता है, लास्ट लास्ट वाला। जैसे अभय चिल्ला अभय, ऐसे करके सुनाई देगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। और इको में क्या होता है? आपने बोला राज, दोबारा आपको सुनाई देगा राज, तो ठीक है, टाइम लगता है। समझ में आ गया? एक बार रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसको बोलते हैं इको। ठीक है, एक बार जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं इको, लेकिन जो बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता है रिवर्बरेशन। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण, तो ध्वनि उसमें निरंतरता का ऐसा लगता है कि सुनाई दे रहा है बार बार। लेकिन गूंज में क्या होता है? एक बार आपने बोला, वो रिफ्लेक्ट होकर आपको पूरा सुनाई देगा। समझ में आ गया? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रतिध्वनि और गूंज, यानी कि इको में। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? ध्वनि की निरंतरता का आभास हो रहा है, यानी कि हमेशा ऐसा लग रहा है निरंतरता सुनाई दे रहा है। जैसे बोल दिया राज ज अभय, ऐसे करके सुनाई देता है, तो उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। और इको क्या होता है? आपने बोला अभय, तो थोड़ी देर में फिर सुनाई देगा अभय। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का प्रयोग इनमें से किसको नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए।
ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वही है जो हमारे लास्ट एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे, जो कोरोना के पहले जिसका फॉर्म आया था, लेकिन कोरोना के कारण उसका एग्जाम लेट होके 2021-22 में हुआ था। तो उसी का सारे क्वेश्चन है, उसके फिजिक्स के जितने क्वेश्चन है वो मैं सारे करवा दूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है। और आपको कहीं डाउट आए तो वो कमेंट कर दिया करना। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्ण का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का इंग्लिश क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। इसका कौन सा उदाहरण है? तो इसका है आकाश का नीला रंग। आकाश में जो नीला रंग हमें दिखाई देता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी लाइट निकलती है ना, तो जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं ना, तो उससे पास होती है, उससे पास होती है, उससे फैलती है पूरी लाइट, स्कैटर होती है। उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके कारण क्या दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? पूछे, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि आकाश का नीला रंग हमें प्रकाश के किसके कारण दिखाई देता है? तो वो प्रकीर्ण यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। एक होता अब मान लो ये तारों का टिमटिमाना, ये क्यों होता है? तारों को टिमटिमाना होता है रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं या अपवर्तन, हिंदी में अपवर्तन। ठीक है। अब क्या बोला है, एक ये ऑप्शन भी देख लो। सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म में गुजरने पे विभिन्न रंगों में विभक्त होना, वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं डिस्पर्सन, हिंदी में विक्षेपण। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, जो हमारा इंद्रधनुष बोलता है वो किस कारण से बनता है? जो हमारा इंद्रधनुष बनता है वो किस कारण से बनता है? तो वो डिस्पर्सन के कारण ही। अब देखो, किसी कांच से आप किसी प्रकाश को गुजार रहे हो, जो प्रिज्म है हमारा, उससे आप प्रकाश को गुजार रहे हो, तो 7 रंगों में विभक्त हो रहे हैं, यानी क्या बन रहा है? वो रेनबो ही बन रहा है। तो ये 2 चीज़ें समझो एक ही है। इसमें एक प्रिज्म को गुजार रहे हो, और यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ ले रहा है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का मतलब वही 7 रंग, इसमें हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, तो वो किस कारण से बनता है? तो वही विक्षेपण के कारण। समझ में आ गया? गति के 3 नियमों को इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये तो पता होगा। गति के 3 नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। अब आपसे पूछ सकता है वो गति के नियम क्या-क्या है? गति के 3 नियम कौन-कौन से थे? फर्स्ट, जब कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, या फिर अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है। जड़त्व का नियम। दूसरा क्या होता है? दूसरे नियम से हमें किसके बारे में पता चला था? दूसरे नियम से हमें बल के सूत्र के बारे में पता लगा था। ऐसे ही पूछ लेता है। दूसरे नियम से किस चीज़ के सूत्र का पता चलता है? दूसरे नियम से हमें बल के सूत्र का पता चलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम था एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी भी दीवार पे जितना तेज मार रहे हो, आपको भी उतनी ही तेज चोट लगेगा। ठीक है। तो ये हो गए 3 नियम। पहला क्या है? यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, यदि मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक उस पे कोई बाहरी बल ना लगे। जैसे कि आप कहीं बैठे हो, तो बैठे ही रहना चाहते हो, जब तक कि आपको धक्का देके उठाया ना जाए। या फिर कोई चल रहा है, ठीक है? कोई चल रहा है, आप साइकिल चला रहे हो, वो तब रुकेगी जब जब तक उस पे फ्रिक्शनल फोर्स या फिर आप ब्रेक अप्लाई ना करो। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम क्या है हमारा? इससे हमें बल का सूत्र मिलता है। तीसरा नियम क्या है? देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट। आप किसी भी चीज़ पे प्रहार करोगे तो उस पे सेम प्रहार आपको अपोजिट में आपको भी मिलेगा। ठीक है? अब ये क्या पूछा है? 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का समवेग कितना होगा? यानी कि दे दिया, मास दे दिया गया है और वेलोसिटी भी दे दी गई है। अब संवेग पूछा है, आपको पहले संवेग पता होना चाहिए। संवेग बोलते हैं किसको? संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये बोलते हैं। किसी भी चीज़ की अगर मास और उसके वेलोसिटी से उसका मल्टीप्लाई कर दे तो हमें जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी उसके संवेग की। संवेग का यही फॉर्मूला है और यही डेफिनेशन है, द मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? संवेग। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 इंटू 28। ठीक है, तो देख लो, यहीं से यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना होगा बी। ठीक है, 392 केजी मीटर पर सेकंड। ये याद रखना, क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। इसका केजी और मीटर पर सेकंड किसका? वेलोसिटी का। ठीक है। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? अभी आपको बताया था ना, बड़ा कौन बनाता है? तो अवतल बड़ा बनाता है। ठीक है, उत्तल क्या करता है? छोटा बनाता है। अवतल क्या करता है? बड़ा बनाता है। ठीक है। तो
कौन सा दर्पण होगा निर्मित करते हैं इनमें से कौन सा वस्तु बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करेगा? तो अवतल दर्पण। लेंस नहीं, लेंस के बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, दर्पण के बारे में जानो बस। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण ए। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंगे नहीं है? अब कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंगे नहीं है, इसके लिए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि विद्युतीय चुंबकीय तरंगे है कौन सी। तो सबसे पहले हम जाने जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युतीय चुंबकीय तरंगे है कौन कौन से? ठीक है, तो इसका है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, उसके बाद आता है यूवी, एक्सरे, गामा रे। तो इसको आप याद रखना, ये सब क्या है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे। ये सब क्या है? हमारी चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे? जैसे मान लो राम राम ने क्या किया? पहले रेडियो बजाया। अब रेडियो बजा के उसने क्या किया? खाना माइक्रोवेव में रखा। ठीक है, माइक्रोवेव में रखने के बाद वो खाना जलने लगा यानी कि इंफ्रारेड हो गया। ठीक है, जल के अब उसको देखा किसने? विजिबल हो गया। उसने किसने देखा? राम ने देखा। पहले रेडियो सुना उसने, रेडियो सुनने के बाद उसने खाना माइक्रोवेव में रखा। माइक्रोवेव में क्या हो गया? वो जलने लगा, रेड हो गया, इंफ्रारेड हो गया। उसके बाद विजिबल, वो देखा। ठीक है, इंफ्रारेड हो गया, वो देखा, विजिबल हुआ। उसके बाद क्या हो? यूवी, यूवी को बुला लिया उसने। ठीक है, यूवी को बुला लिया, उसने क्या किया? उसको बंद, क्रॉस, एक्स का मतलब क्रॉस, बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसको निकाल लिया, गामा निकाल लिया, गामा रे याद कर लेना। ठीक है, गामा मतलब गाना गाने लगा, क्या हो गया, क्या हो गया। तो ऐसे करके आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रख सकते हो। अब पूछा क्या है? इसमें से कौन सा चुंबकीय तरंग नहीं है? देखो, रेडियो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इंफ्रा भी है, माइक्रोवेव भी है। तो जो हमारा अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अल्ट्रासाउंड हमारा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, क्या बोला है कि 7 रंगों में प्रकीर्णन हो जाना, मतलब कि 7 रंगों में स्कैटर हो जाना, उसको बोल रहे हैं। तो वो मत समझना वो प्रकीर्णन प्रोसेस, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अलग है, लेकिन ये 7 रंगों में विभक्त हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन या विक्षेपण। ठीक है, तो इसको याद रखना, जब किसी प्रिज्म से हम एक लाइट पास करते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, फैल जाती है 7 रंगों में। उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन या विक्षेपण। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। कब की थी? 1666 ईस्वी में। जो हमारा रेनबो बनता है वो किसके कारण बनता है? इसी के कारण, डिस्पर्सन के कारण। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? क्षमता निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? क्षमता निकालने के जो हमारी फोकस दूरी होती है उसको अपोजिट कर देते, रेसिप्रोकेट कर देते हैं। ठीक है, 1 बाय फोकस दूरी होता है, तो उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। लेकिन अब जो हमारी फोकस दूरी दी हुई है, ये देखो सेंटीमीटर में दी हुई है। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम मीटर में। तो मीटर में फोकस दूरी को चेंज करने के लिए 25 को क्या, अगर आप 25 को 100 से डिवाइड दे दोगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, यानी कि 1/4। ठीक है, ये हो गया फोकस दूरी। पूछा क्या था? क्षमता, क्षमता बराबर 1/4। ठीक है, तो अब ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 4। और क्षमता का इकाई होता है डी, यानी कि डायोप्टर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। ठीक है, 4D। समझ में आ गया कैसे निकालना है? आधुनिक विद्युतीय जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारा आधुनिक विद्युतीय जनरेटर होता है वो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सिद्धांत क्या है ये बाद में बताऊंगा मैं, जब चैप्टर करवाऊंगा तो। ठीक है,
इसमें जितना जितना हो पा रहा है मैं वो उतना बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की या क्या क्या कहा जाता है? अब मान लो जैसे आप किसी चीज़ को देखते हो तो उसपे फ़ोकस होता है। जैसे दूर की चीज़ भी देख रहे हो तो उसपे फ़ोकस होता है कुछ, और नज़दीक की भी चीज़ देख रहे हो तो उसपे फ़ोकस होता है। तो उस फ़ोकस को चाहिए, जैसे किसी कुछ-कुछ लोगों को ना, जैसे जिसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, सामने की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है? लेकिन दूर की चीज़ें दिख रही है, तो उसके फ़ोकस में प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से उसको लेंस या चश्मा दिया जाता है ताकि उसका जो फ़ोकस है एडजस्ट कर पाए और वो सामने की चीज़ों को देख पाए। तो फ़ोकस को एडजस्ट करते हैं, लेकिन उसको बोलते क्या है? जो हम उसके फ़ोकस को एडजस्ट करके उसका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिस चीज़ पे, उसको बोलते क्या? उसको बोला जाता है स्मंजन। ऑप्शन सी, ठीक है? स्मंजन। ये क्या है? जब आँखों की फ़ोकस दूरी को समायोजित कर निकट या दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को, यानी कि जो हमारे फ़ोकस दूरी इसको एडजस्ट कर जो हम दूर या नज़दीक की वस्तुओं को ध्यान से देखते हैं, उस पे फ़ोकस करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है? वो जो क्षमता हमारी है उसको क्या कहा जाता है? स्मंजन। ठीक है? समझ में आ गया? क्या पूछा? अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है? अब अनुप्रस्थ तरंगों को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? मान लो वेव इधर जा रहा है, तो उसके जो पार्टिकल होंगे ना, उसके अपोज़िट परपेंडिकुलर मूव करते हैं ऐसे। तो ये वेव ऐसे-ऐसे पर ऐसे-ऐसे मूव करता है, ठीक है? ये इसका मूवमेंट है, ऐसे, ये हमारा वेव है। ट्रांसफर वेव्स मूव करता है, उसके पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं और वेव इधर की ओर जाते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर वेव्स। अब देखिए ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत, देखो हमें एक में आंसर मिल गया, दिशा के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर दिशा का कंपन करता है, वही हमारा ट्रांसफर वेव। जो उसका माध्यम है, जो उसका मीडियम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत में, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स है वो तरंगों के तरंग इधर जा रहे हैं, उसके पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत कार्य करे, उसको बोल रहे हैं हम ट्रांसफर वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है? एक लॉन्गिट्यूड वेव होता है, ठीक है? अनुदैर्ध्य तरंग उसको बोलते हैं, वो बाद में पढ़ाऊँगा मैं, साउंड वेव उसमें करवाऊँगा तो करवा दूँगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? ठीक है? कार्य करने की दर को ये भी पूछ सकता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, शक्ति यानी कि पावर। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? इसकी इकाई होती है वाट, ठीक है? एक चीज़ और होती है, कार्य किसको बोलते हैं? कार्य करने की दर को तो बोलते हैं, कार्य किसको बोलते हैं? तो कार्य बोलते हैं जब आप किसी चीज़ पे बल लगा रहे हो, उसमें विस्थापन हो रहा है, ठीक है? उसको बोलते हैं, उसके मल्टीपल को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफडी। अगर इसमें कोई एंगल लगा हुआ है, किसी एंगल पे आप बल लगा रहे हो तो एफडी कॉस थीटा, ये कार्य हो गया। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है? और शक्ति, पावर या शक्ति यही है कार्य करने की दर को, यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं हम शक्ति। तो इसकी इकाई क्या होती है? वाट। कार्य की इसकी इकाई क्या होती है? जूल। और एनर्जी की भी इकाई जूल होती है, ठीक है? याद रखना इसको। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्राय निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं जिनमें से कुछ ध्वनि भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? ठीक है? वो 103 डेसिबल तक का कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि उपयोग करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जो निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि होती है ना, उसको अवध्वनि या इंफ्रासाउंड बोलते हैं। अवध्वनि या इंफ्रासाउंड बोलते हैं। इंफ्रासाउंड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज़ होती है, 20 हर्ट्ज़ होती है, इसको इंफ्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है? लेस देन 20 हर्ट्ज़ क्या है? मनुष्य के कान इसको सुन नहीं सकते हैं, ठीक है? मनुष्य के कान इसको सुन नहीं सकते, लेकिन क्या हाथी इसको सुन सकते हैं। मनुष्य के कान कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक मनुष्य के कान आराम से सुन सकते हैं। समझ में आ गया? तो 20 हर्ट्ज़ से नीचे वाले जो ये निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो क्या है? 20 हर्ट्ज़ से कम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रा साउंड, ठीक है? गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र क्या होता है? जो गोलीय दर्पण किसको बोलता है? जो हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इसकी जो
क्या पूछा है, परावर्तक सतह, जो परावर्तक जहाँ से परावर्त होता है, मान लो ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये परावर्त हो रहा है ना, तो इसका जो केंद्र बन रहा है, ठीक है, तो उस केंद्र को क्या बोलते हैं, उस केंद्र को बोलते हैं ध्रुव या पोल। ठीक है, ऑप्शन बी। लाइट का चैप्टर में पढ़ाऊंगा कुछ दिन में, ऐसे चैप्टर वाइज में डाल रहा हूँ वीडियो, तो उसमें से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी वर्क पावर एनर्जी तक डाला हुआ है, उसके आगे मैं अभी डालूंगा नेक्स्ट, और ये भी सीरीज करवाता रहूँगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? अभी मैंने आपको 3 नियम बताए थे ना। पहला क्या था, जड़त्व का नियम। दूसरा क्या था, दूसरे से हमें फोर्स का ये मिला था, मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला मिला था। तीसरा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका क्या समीकरण क्या होगा, ऑप्शन बी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? अब देखो क्या बोले, दूर की वस्तु है उसको दिखाई नहीं दे रही, तो आप सोचोगे दीर्घ दृष्टि दोष है, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, तो लेकिन इसका अपोजिट होता है। अगर आपको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है, तो इसका अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष। अगर आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, मतलब आपको निकट दृष्टि दोष है, और अगर निकट की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, तो मतलब आपको दीर्घ दृष्टि दोष है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन करवाया हूँ ये लेक्चर 1 है, इसके आगे में जो भी आगे आया है इसको मैं आगे आगे डालता रहूँगा, और भी क्वेश्चन है बहुत सारे। ये तो मेरे हिसाब से 24-25 क्वेश्चन ही होंगे, ऐसे लगभग 100 के आसपास फिजिक्स के क्वेश्चन है, वो मैं सारे करवा दूंगा, और सारे ऐसे एक्सप्लेन करके करवाऊंगा, ताकि इससे जो रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ सके। ठीक है, ताकि और आप अच्छे से स्कोर कर सकें। यदि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताओ, और इसका नेक्स्ट पार्ट जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू।